Hi everybody, welcome to this revision lecture in the chapter of electromagnetic induction. Students, in the next 15 to 20 minutes, we'll try to revise this entire chapter conceptually and we'll also look at the various formulas related to this chapter. So let's begin with the first point. तो देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है it is at an angle theta. So in this case, magnetic flux passing through this area would be given by vector B dot vector A. We know that whenever we calculate dot product, we use cos theta. तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos theta. सो इन समरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी पास हो रहे हैं हमारे एरिया में से उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं एंड उसका कैलकुलेशन होता है BA cos theta. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू एरिया. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज फैराडेस लॉ. यारो, फैराडेस लॉ हमें बताता है दैट वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स इन एन एरिया, EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट. तो यारो, ये जो EMF इंड्यूस्ड है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनता है EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉड साइन इसीलिए है बिकॉज लेंजिस लॉ हमें बताता है कि एक्चुअल इक्वेशन होगा EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. यारो, ये माइनस साइन का रीजन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. गैस, कंसेप्ट बहुत सिंपल है. वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स, EMF विल बी इंड्यूस्ड. यानी गैस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के चेंज की वजह से आया है एंड देयरफॉर दिस EMF इंड्यूस्ड शुड अपोज द चेंज इन ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी गैस, जो चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है एंड इसीलिए गैस ये माइनस साइन डिनोट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैराडेस लॉ एंड लेंजिस लॉ कंबाइन करके EMF इंड्यूस्ड का इक्वेशन है माइनस डी फाई बाई डी टी. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फैराडेस लॉ. यारो देखो, अगर हमारे पास एक रोटेटिंग सर्किट है विच इज गोइंग टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज हो जाएंगे ड्यूरिंग रोटेशन एंड इसीलिए गाइस इस सर्किट में देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स. अब बिकॉज देयर इज चेंज इन फ्लक्स, EMF विल बी इंड्यूस्ड एंड इसके इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन आता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. हियर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्किट, B is the magnetic field, A is the area of the circuit or the coil and omega is the angular velocity. गाइस, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो एक साइनसॉइडल फंक्शन है. यानी गाइस ये अल्टरनेटिंग EMF है एंड दिस इज एग्जैक्टली द वर्किंग ऑफ अ AC जनरेटर. स्टूडेंट्स, AC जनरेटर में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाते हैं तो उसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही इक्वेशन यूज करना है. इन AC जनरेटर EMF इंड्यूस्ड इज गिवन बाय NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फैराडेस लॉ. तो यारो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. देखो गाइस, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विथ सम वेलोसिटी v विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. हमें पता है दैट फोर्स ऑन चार्ज इज गिवन बाय QV क्रॉस B. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं कंडक्टिंग रॉड के अंदर वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे एंड जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे. अब यारो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. यानी गैस, इस रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम मोशनल EMF बोलते हैं. यारो, इसका इक्वेशन आता है मोशनल EMF और EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BLV साइन थीटा. इसमें स्टूडेंट्स जो एंगल थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द रॉड. देखो यार, हमने ऑलरेडी ये अज्यूम कर लिया था कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं है. दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द रॉड. एंड गाइस, इसी का हम अभी एप्लीकेशन भी देखेंगे. हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड. यानी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सपोज एक सेमी सर्कुलर रॉड है और ये अगर एक कंडक्टिंग रॉड है, इफ इट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें पॉइंट A और B के बीच में EMF इंड्यूस होगा.
अब गैस यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, यानी स्टूडेंट्स वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो गैस हमें लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विच इज 2r। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन मॉडिफाई करके लिख दूंगा मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BL V परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे हम लोग वो लेंथ लेंगे जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, सो दैट लेंथ इज 2r। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा B इंटू 2r इंटू V। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमारा एक रॉड एंटर करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेर द वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लेंथ ऑफ द रॉड, तो हमें फिर से ये कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का जो लेंथ को परपेंडिकुलर है, एंड दिस कंपोनेंट वुड बी V साइन थीटा। इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा ओरिजिनल इक्वेशन आया था BL V साइन थीटा। सो इन समरी, whenever a question is of motional EMF, you should use the equation EMF induced is equal to BL V perpendicular। अगर सेमी सर्कुलर रॉड है तो आप लेंथ ले लो 2r, एंड अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप V परपेंडिकुलर को लिख सकते हो V साइन थीटा। सो फाइनल इक्वेशन BL V साइन थीटा। अब यारो नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट रोटेटिंग रॉड। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ Faraday's law। तो स्टूडेंट्स, सपोज इफ वी हैव अ कंडक्टिंग रॉड एंड लेट्स से इट इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट O विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो गैस इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द एंड ऑफ द रॉड, यानी गैस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। गैस देखो, ऊपर हमने रोटेटिंग सर्किट का इक्वेशन देखा था, वो अलग कंसेप्ट है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस आता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये रोटेटिंग रॉड का कंसेप्ट अलग है। दिस इज अ रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड जिसका ईएमएफ इंड्यूस आएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। मूविंग अहेड गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अगर हमारे पास ये मोशनल ईएमएफ का रॉड है एंड इफ वी कनेक्टेड टू अ सर्किट, तो इसमें कितना करंट फ्लो होता है, फिर गैस इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू कीप दिस रॉड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एक कंडक्टिंग रॉड है विच इज गोइंग टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब गैस इस केस में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड में, जिस वजह से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। नाउ गैस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वुड बी गिवन बाय BLV अपॉन R। यारो ये जो है ये सिंपल ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ बताता है दैट करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है BLV, एंड वी विल डिवाइड दिस बाय रेजिस्टेंस। इससे हमें करंट इन द सर्किट मिल जाएगा। नाउ गाइस, वंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी बिकॉज देयर विल बी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब गाइस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी। गाइस, आप इसको फ्रिक्शन समझ सकते हो इन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन एक्ट करता है अपोजिट टू वेलोसिटी, वैसे ही गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में जब ऐसे रॉड मूव करेगा या फिर जब एक कंडक्टिंग रॉड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी V, तो इसको एक अपोजिट फोर्स लगेगा, एंड गाइस ये फोर्स का इक्वेशन आता है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो दैट दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। सो दिस इज लाइक अ फ्रिक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब गैस, अगर मैं इस रॉड को कंटिन्यूसली आगे मूव करवाना चाहता हूँ विद द सेम वेलोसिटी, तो मुझे इसको पावर डिलीवर करना होगा, एंड दिस पावर वुड बी इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन टाइम t। तो यारो देखो, वेनेवर देर इज चेंज इन फ्लक्स या फिर वेनेवर देर इज मोशनल EMF, तो EMF इंड्यूस होने के बाद में देर विल बी करंट इन द सर्किट, विच मीन्स देर विल बी सम चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इन टाइम t। सो दिस चार्ज इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन R। यानी स्टूडेंट्स, चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। यानी गाइस, टाइम t में जितना भी चेंज इन फ्लक्स होगा उसको जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में जाएंगे विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। गाइस, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है।
देखो यारो, अगर हम लोगों ने एक इंडक्टर या फिर एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी एंड हम लोगों ने सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट वंस द सर्किट इज कंप्लीट. अब गैस, वंस द करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर, तो इस इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस करंट की वजह से. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंक हो जाएगा इन द एरिया इन दिस इंडक्टर. तो गैस, ये जो फ्लक्स लिंक होता है इन दिस इंडक्टर, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट. एंड जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आपको इक्वेशन मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एल आई. इसमें स्टूडेंट्स एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. अब मैं आपको इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ. देखो स्टूडेंट्स, व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस इंडक्टर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी गैस इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा. अब इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो ओरिजिनल चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा. यानी गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस करंट के चेंज को अपोज करेगा. तो सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसी करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस करंट के चेंज को अपोज करेगा. और गैस, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर, इसका इक्वेशन आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. सो स्टूडेंट्स, इन समरी, वेन एवर वी हैव अ इंडक्टर of self-inductance L, then the flux in the inductor would be given by phi is equal to Li, and the potential drop across the inductor would be given by minus L di by dt. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. देखो गैस, क्योंकि देयर इज फ्लक्स लिंक्ड इन द इंडक्टर, इसका मतलब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है. सो दिस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, इसमें L इज ऑब्वियसली द सेल्फ इंडक्टेंस एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर एट दैट टाइम. लेकिन गैस, अगर हमें जनरली मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी रीजन में, तो उसके लिए इक्वेशन होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सिंपली इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, वेर बी इज ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. अब यारो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है हाफ mv स्क्वायर को. अब गैस, ये कोइंसिडेंस नहीं है. मैकेनिकल दुनिया में जो काम मास करता है वही काम इलेक्ट्रिकल दुनिया में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में इंडक्टर करता है. यानी गैस, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस L है, इट इज सिमिलर टू मास ऑफ द मैकेनिकल वर्ल्ड. देखो गैस, मैकेनिकल वर्ल्ड में मास अपोजेस चेंज इन मोशन, यानी गैस मास अपोजेस चेंज इन वेलोसिटी. वैसे ही गैस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में सेल्फ इंडक्टेंस अपोजेस चेंज इन करंट. इसीलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसका इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर की तरह है. मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर. एंड गैस, एट अ जनरल लेवल, मैग्नेटिक एनर्जी इन एनी रीजन पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, वेर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. नाउ गैस, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड. देखो यारो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमें ये इक्वेशन ध्यान में रखना है और उसको डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई करना है. तो अगर हमारे पास एक सोलोनॉइड है ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलोनॉइड इज सिंपली गिवन बाय म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर AL. इसमें स्टूडेंट्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलोनॉइड पर यूनिट लेंथ. तो आपको कैसे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सिर्फ परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है एंड वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है. यारो, सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ द सोलोनॉइड पे एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम पे. सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड इज म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर AL, वेर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलोनॉइड एंड L इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड. मूविंग अहेड गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इट इज अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो गाइस, लेट्स से वी हैव 2 इंडक्टर्स जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो. तो इस केस में व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द फर्स्ट इंडक्टर, लेट्स से I1, तो इसके वजह से एक फ्लक्स आ जाएगा इन द सेम इंडक्टर. इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस. लेकिन स्टूडेंट्स, इस करंट के वजह से इस दूसरे इंडक्टर में भी फ्लक्स लिंक हो सकता है. इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. स्टूडेंट्स, रिवर्स भी ट्रू होगा. जब सेकेंड इंडक्टर में करंट फ्लो होगा I2, तो इसके खुद के अंदर एक फ्लक्स आएगा, उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस.
लेकिन गैस इस करंट की वजह से इस इंडक्टर में भी फ्लक्स लिंक हो सकता है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लेट्स लुक एट द इक्वेशन। तो गैस अब यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है फ्लक्स इन द फर्स्ट इंडक्टर बिकॉज ऑफ 2, तो ये होगा इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2। स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेफ्ट साइड का इक्वेशन देखोगे तो इसमें हमने I2 इसीलिए लिखा है बिकॉज I2 करंट की वजह से इसके अंदर फ्लक्स आया है। इसी को हम बोलते हैं phi12 यानी फ्लक्स इन 1 बिकॉज ऑफ 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप रिवर्स भी सोच सकते हो, फ्लक्स इन इंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1 यानी कि phi21, दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू करंट I1। सो गाइस, टू सिंप्लीफाई, करंट I1 की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा उसको हम बोलेंगे फ्लक्स इन 2 बिकॉज ऑफ 1, एंड करंट I2 के वजह से जो लेफ्ट साइड में फ्लक्स आ जाएगा इस वाले इंडक्टर में उसको हम बोलेंगे फ्लक्स इन 1 बिकॉज ऑफ 2 यानी phi12। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एक्चुअली सेम रहता है। M12 इज एक्चुअली इक्वल टू M21 और इसको हम इक्वल टू M बोल देंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड गैस अब हम लोग फिर यहाँ पे दोनों इंडक्टर्स में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर जो EMF इंड्यूस्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गैस दोनों इंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड वुड सिंपली बी गिवन बाय -M di/dt। यार देखो, लेफ्ट वाले इंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होगा इट विल बी -M di2/dt, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड राइट वाले इंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा -M di1/dt। अब गैस इसको जनरल लेवल पे आप ध्यान में रख सकते हो कि जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के टाइम पे आप EMF इंड्यूस लिखते हो -L di/dt, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन में आप EMF इंड्यूस्ड या पोटेंशियल ड्रॉप को लिख सकते हो -M di/dt। सो इन समरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये सेम होता है एंड इट इज इक्वल टू M। एंड गाइस, जनरली जैसे आप phi इज इक्वल टू Li लिखते हो वैसे ही आप phi इज इक्वल टू Mi लिख सकते हो। बस आपको केयरफुल रहना है कि जब आप फ्लक्स इन 1 बिकॉज ऑफ 2 लिख रहे हो तब आपको करंट I2 लिखना है, एंड जब आप फ्लक्स इन 2 बिकॉज ऑफ 1 लिख रहे हो तब आपको करंट I1 लिखना है। तो समरी है कि phi इज इक्वल टू Mi एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज -M di/dt। अब गैस नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली एक केस देखेंगे कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन सर्कुलर कॉइल इनसाइड अनदर सर्कुलर कॉइल। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी हैव 2 सर्कुलर कॉइल्स एंड जो लार्जर सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस है कैपिटल R एंड स्मॉलर सर्कुलर कॉइल का रेडियस है स्मॉल r। इस केस में स्टूडेंट्स, व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द लार्जर सर्कुलर कॉइल तो उसके वजह से एक फ्लक्स लिंक हो जाएगा स्मॉलर सर्कुलर कॉइल में, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड इसका गैस इक्वेशन आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 पाई स्मॉल r² बाई 2 कैपिटल R। फिर से स्टूडेंट्स आप नोटिस करना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंडिंग ओनली ऑन परमिएबिलिटी μ0 एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दोनों सिर्फ डिपेंड करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ यू हैव वन स्मॉलर सर्कुलर कॉइल इनसाइड अनदर लार्जर सर्कुलर कॉइल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है μ0 पाई स्मॉल r² बाई 2 कैपिटल R। इस इक्वेशन में ये ज़रूरी है कि जो स्मॉल r है इट शुड बी मच लेस देन कैपिटल R, क्योंकि इसके प्रूफ में वो अजम्पशन लिया गया है। नाउ गाइस, लेट्स लुक एट वन मोर सच इंटरेस्टिंग केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन स्क्वायर लूप इनसाइड अनदर स्क्वायर लूप। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वन स्मॉलर स्क्वायर लूप है ऑफ साइड स्मॉल l एंड दिस इज इनसाइड अ लार्जर स्क्वायर लूप ऑफ साइड कैपिटल L, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय 2√2 μ0 स्मॉल l² बाय पाई कैपिटल L। फिर से गाइस आप नोटिस करना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ओनली डिपेंडिंग ऑन परमिएबिलिटी μ0 एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री यानी कि डायमेंशंस स्मॉल l एंड कैपिटल L। फिर से स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर लूप स्मॉल l इज मच स्मॉलर देन कैपिटल L। तो गैस इन समरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन सर्कुलर कॉइल इनसाइड अनदर रहा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है μ0 पाई स्मॉल r² बाई 2 कैपिटल R, एंड इफ यू हैव वन स्क्वायर लूप इनसाइड अनदर लार्जर स्क्वायर लूप तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है 2√2 μ0 स्मॉल l² बाय पाई कैपिटल L। अब गैस हम लोग एक और इंटरेस्टिंग केस देखेंगे
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन सोलोनाइड इनसाइड अनदर सोलोनाइड। तो आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव टू सोलोनाइड्स। लेट्स से द लार्जेस्ट सोलोनाइड हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एज N1 and the smaller solenoid has number of turns per unit length as N2। तो गैस इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 इंटू A2L। यारो यहाँ पे जो A2 है इट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द स्मॉलर सोलोनाइड। गैस काफ़ी लोग ये कंसेप्ट मिस कर जाते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन स्मॉलर सोलोनाइड इनसाइड अनदर लार्जर सोलोनाइड इज गिवन बाय म्यू नॉट स्मॉल n1 n2 इंटू A2L, where N1 and N2 are the number of turns per unit length of both the solenoids and A2 is actually the area of the smaller solenoid। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूला में स्मॉलर सोलोनाइड का एरिया है। अब गैस आपको सेल्फ इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला ध्यान में करवाता हूँ कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनाइड है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर AL। ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था। बस आपको यहाँ n स्क्वायर के जगह N1 N2 करना है एंड एरिया के जगह A2 लिखना है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन सोलोनाइड इनसाइड अनदर मिल जाएगा। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे इंडक्टर इन सीरीज। सो गैस इफ वी हैव टू इंडक्टर्स इन सीरीज, तो अगर हमें टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो वो सिंपली होता है L1 प्लस L2। तो आप यहाँ देख सकते हो दैट वेन एवर वी हैव इंडक्टर्स इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस वुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2। अब गैस इसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर नहीं किया है। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर करें तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारा जो टोटल सेल्फ इंडक्टेंस या फिर टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम है वो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। कैसे देखो यहाँ पे प्लस 2M क्यों होता है, बिकॉज दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और यहाँ पे क्योंकि दोनों का जो फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में आएगा, तो उस केस में दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा और आपको टोटल इंडक्टेंस मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब गैस देखो अगर यहाँ पे करंट फ्लो होता है इन द फर्स्ट इंडक्टर, सेकेंड इंडक्टर में भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा और इसीलिए दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा, इसीलिए दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको सिंपली ऐड करना है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। देखो गैस अगर आपका नॉर्मल केस है तो इंडक्टर इन सीरीज में आप सिंपली लिखते हो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, पर अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करते हो तो फिर L इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब गैस इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो एग्जाम में आता है। अगर सपोज हमने इस तरह से दोनों इंडक्टर्स को अरेंज कर दिया कि यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स राइट, तो हमने अरेंजमेंट इस तरह से करा है कि आगे जाके दूसरे इंडक्टर में करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब गैस इस केस में दोनों का जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिंक हो जाएगा और इसीलिए इस केस में L इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। सो गैस इन समरी whenever you have inductor in series आप लिख सकते हो L is equal to L1 plus L2, this will give you the total inductance। but if you consider mutual inductance तो equation बनेगा L1 plus L2 plus 2M when current is in the same direction and equation बन जाएगा L1 plus L2 minus 2M when current is in the opposite direction। अब स्टूडेंट्स इसमें जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है जो यहाँ पे दोनों इंडक्टर्स के फ्लक्स को लिंक करता है, उसका इक्वेशन सिंपली होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 वेर K इज नोन एज द कपलिंग कोइफिशिएंट। यानी स्टूडेंट्स कितना अच्छे से एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स को लिंक हुआ है वो हमें कपलिंग कोइफिशिएंट बताता है। तो जब आप ये इक्वेशन लिखते हो L1 प्लस L2 प्लस 2M फॉर करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड L1 प्लस L2 माइनस 2M फॉर करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है ये सिंपली होता है K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 L2 वेर K इज द कपलिंग कोइफिशिएंट। जितना K का वैल्यू ज़्यादा होगा बिटवीन 0 एंड 1, तो जितना K का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना कपलिंग अच्छा है एंड जितना K का वैल्यू कम होगा उतना फ्लक्स कम लिंक हुआ है। इसको हम ऐसे कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। अब गैस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर्स इन पैरेलल रहे तो हमें क्या करना है। गैस इफ़ वी हैव टू इंडक्टर्स इन पैरेलल तो नेट इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें बस रेसिप्रोकल ऐड करना है। तो 1/L वुड बिकम इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। मूविंग अहेड गाइस, अब हम लोग लास्ट के 2 पॉइंट्स देखेंगे इन दिस चैप्टर। द लास्ट सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो लेट्स से गाइस हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी विद पोटेंशियल डिफरेंस V
एंड देर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो यहाँ पे गैस करंट फ्लो करना चालू करेगा, बट जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा। यानी गैस इंडक्टर स्टार्टिंग में करंट पास नहीं करने देना चाहेगा, यानी गैस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट इन द इंडक्टर विल बी 0। लेकिन गैस जब इन्फाइनाइट टाइम पास हो जाएगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब पूरा करंट ग्रो कर जाएगा, तो उसके बाद इस इंडक्टर में फुल करंट पास होगा। यानी गैस व्हेन टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, current in the inductor would become equal to I naught, where I naught is simply equal to V by R, यानी वो ओम्स लॉ से आ जाएगा। सो गैस इसको हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I naught टाइम्स 1 माइनस e रेज टू माइनस आर टी बाई एल। इसमें स्टूडेंट्स जो I naught है वो है इक्वल टू V बाय R, यानी ये आपका ओम्स लॉ से जो मैक्सिमम करंट होगा इन द सर्किट वो ये बताता है। एंड गैस यहाँ पे अभी आप नोटिस कर सकते हो इस इक्वेशन में कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर इज 0। तो इसका मतलब इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, कोई करंट पास नहीं होगा इंडक्टर में से व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एज वेल। बट जब टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, तो फुल करंट विल पास थ्रू द इंडक्टर। एंड गैस इस केस में इंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ क्लोज सर्किट। तो इंडक्टर पूरा करंट उसके अंदर से पास करवा देगा व्हेन टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट जब टाइम 0 है तब करंट इन द इंडक्टर वुड बी 0 एंड द इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट टाइम्स 1 माइनस e रेज टू माइनस आर टी बाई एल। अब स्टूडेंट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज डीके ऑफ करंट। देखो गाइस, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे अभी जो फुल करंट फ्लो हो रहा था इंडक्टर में से, अब वो धीरे धीरे डीके करेगा। गैस रीजन क्या है? वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में हीट लॉस होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस इवेंचुअली यहाँ पे करंट कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो गैस यहाँ पे डीके ऑफ करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस आर टी बाई एल। सो गैस दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब मैं आपको एक ग्रैंड समरी देता हूँ ऑफ ऑल द मेन फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। तो गैस आपको ध्यान में रखना है कि रोटेटिंग सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आता है BL V परपेंडिकुलर। आपको वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जो लेंथ को परपेंडिकुलर है। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था करके फ्लक्स लिंक्ड इन द सेल्फ इंडक्टेंस केस इज इक्वल टू LI। इस केस में स्टूडेंट्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय माइनस L di बाई dt। एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस लिख रहे हो तब आपको लिखना है phi इज इक्वल टू MI। एंड स्टूडेंट्स इस केस में EMF ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप विल बी माइनस M di बाई dt। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा शायद एक और पॉइंट है जो रह गया था, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इट इज़ अबाउट एडी करेंस। यार ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर है, और इसमें से अगर मैं एक बार मैग्नेट को ड्रॉप करवाता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका मतलब जब ये फॉल करेगा तो अंदर अलग अलग जगह पे देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके वजह से छोटे छोटे करंट के लूप्स इंड्यूस होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये जो छोटे छोटे करंट के लूप्स हैं, इन करंट के लूप्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स। अब गैस इन एडी करंट्स की वजह से हीट लॉस होता है एंड इसका मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी कौन सी है जो लूज हुई है? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो लूज हुई है। इसका मतलब गैस इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी एंड इसीलिए गैस जब ये बार मैग्नेट फॉल करता है तो इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। यूजुअली गैस आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाओगे तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज फ्री फॉल में रहता है। इसमें क्या होगा? एज इट फॉल्स डाउन इट विल अटेन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी और उसके बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज इस केस में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस केस में वंस इट फॉल्स आफ्टर अ पॉइंट उसका वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। सो गैस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स एंड इसी के साथ गैस हमारा ये पूरा चैप्टर कंक्लूड हुआ। आई होप गैस यू हैड अ लॉट ऑफ फन watching this video. I will see you in the next lecture.